मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसां में। चलिए, हिंदी साहित्य के क्लासेस जो जैसे सीजीएल मुख्य परीक्षा के लिए चल रहे हैं और जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए उसको हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं। आपके जो जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के क्लासेस हैं वो विविध सेक्शन अभी चल रहे हैं। उसमें जो बचा हुआ आपका पुरस्कार बचा हुआ है और गरीबी बेरोजगारी बचा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बचा हुआ है, तो समाप्त हो जाएगा। तो सेक्शन जो है 30 मार्क्स के समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपका करेंट अफेयर्स भी कई पक्षों को मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स का वार्षिक डाल चुका हूँ, जल्द ही मैं पर्यावरण और सूचकांकों का वार्षिक डाल दूंगा, पुरस्कारों का वार्षिक डाल दूंगा। तो इसके माध्यम से जो है आपका वार्षिक करेंट अफेयर्स भी धीरे धीरे मैं तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। फिर समय मिला तो झारखंड के वार्षिक करेंट अफेयर्स पर भी हम लोग कोशिश करेंगे। फिर उधर जो बचा हुआ है सेकेंड पेपर में नीति, झारखंड की नीति योजनाएं वगैरह बची हुई हैं और आर्थिक और औद्योगिक विकास, इतना ही बचा हुआ है वहाँ पर। बाकी सारा जो है वहाँ पर फिनिश हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाएं और वहाँ पर देखें एक एक वीडियो को, आपके 80+ मार्क्स आ जाएंगे। सारे वीडियोज को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं, जो दे चुका हूँ और जो देने वाला हूँ, सारे मिला करके क्या होगा कि आपके जो है बहुत अच्छे स्कोर जो हैं आ जाएंगे, ठीक है। फिर जेपीएससी फर्स्ट पेपर में जो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह हुआ, उसमें भी कोशिश किया जाएगा कि वहाँ पर भी जो है आपको क्लासेस प्रदान में कर दूँ किसी भी रूप में, ठीक है। चलिए, फिलहाल जो है हिंदी साहित्य पर हम लोग बात करते हैं। हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण हो चुका है। आज जो है आपका आदिकाल होगा, ठीक है। यहाँ से जो है हम लोग अलग अलग काल खंड में जो विभाजन किया गया है हिंदी साहित्य को, उन सारे काल का जो है अध्ययन हम लोग जो है पूर्ण करेंगे। बीच बीच में ग्रामर्स भी करेंगे, ठीक है। जैसे रस, छंद, अलंकार हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया विशेषण हुआ, ठीक है। इन सारे चीज़ों को कर लेने के बाद जो है हम लोग कहानी, उपन्यास वगैरह करेंगे, ठीक है। उस समय आप अच्छी तरह से समझिएगा जो भी मैं समझाऊंगा। ऐसे मैला आंचल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भाव पक्ष जो है वो फिनिश हो चुका है। टेलीग्राम पर क्वेश्चन वहाँ पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आदिकाल, ये प्रारंभिक काल माना जाता है जब हिंदी साहित्य का विकास हो रहा था। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक रचनाएं, ठीक है। तो इसमें तो जो आपका वाद विवाद है उस पर मैं चर्चा कर ही चुका हूँ, ठीक है। अगर दो प्रमुख इतिहास साहित्यकारों की बात की जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु वगैरह जहाँ अपभ्रंश को मानते हैं, वहीं रामचंद्र शुक्ल जो है अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का पाठ नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो पक्ष होता है कि प्रथम कभी किसे माना जाए, नहीं माना जाए, कब से शुरुआत माना जाए आदिकाल का, ठीक है। तो अगर आप सरहपाद को मानते हैं तो 769 मैंने 700 से 750 के बीच आप शुरू मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनको नहीं वैल्यू देते हैं, अपभ्रंश साहित्यों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का विचार यहाँ पर फिर हावी हो जाएगा। ये भोज और मुंज का जो 993 ईस्वी से उन्होंने कहा था वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पर सारे पक्षों पर आज जो है स्टडी करने वाले हैं। पहले तो जानेंगे कि आदिकाल पर अपभ्रंश साहित्यों का क्या प्रभाव था, ठीक है। उससे आपको भी निर्णय लेने में इजी होगा। सिर्फ साहित्यकार ने ये कह दिया, वो कह दिया, वो अपना एक अलग पक्ष है, ठीक है। आपको कहीं नहीं हिंदी साहित्य में समस्या आएगी, निश्चिंत रहिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसका स्टैंडर्ड जो है बहुत ही हाई है, ठीक है। जितना आपका सिलेबस है उससे हल्का सा मैंने ऊंचा स्टैंडर्ड रखा है ताकि आपको कहीं भी समझने में कोई समस्या नहीं हो। बस क्लासेस को जो है आप ध्यान से करते जाइए, ठीक है। बहुत आसानी से जो है हिंदी साहित्य आप समझने लगेंगे कुछ दिनों में ही। तो यहाँ पर आदिकाल पर अपभ्रंश साहित्य का क्या प्रभाव था, अपभ्रंश साहित्य को शामिल क्यों करें, नहीं करें, ये आप भी निर्णय ले सकते हैं। इस क्लास को करने के बाद खुद ही निर्णय लीजिएगा कि इसे शामिल करना उचित था या नहीं था, ठीक है। तो देखिए, जो समर्थक वर्ग थे कि अपभ्रंश साहित्य को जो है
हिंदी साहित्य में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। उसमें सबसे प्रमुख जो आपके थे पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, उसके अलावा राहुल सांकृत्यायन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। ये चार से हम लोग शुरू करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं, ठीक है, एक जर्मन विद्वान का नाम भी याद रखिएगा, हरमन याकोबी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं सबसे पहले अपभ्रंश साहित्यों को जो है नागरी प्रचारणी नामक एक पत्रिका थी उसमें उसे छपवाया उसके दूसरे भाग में, ठीक है, और इसे महत्व देने की कोशिश की कि अपभ्रंश साहित्य को जो है आप बाहर हिंदी साहित्य से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रयास जो है थोड़ा सा धीमा पड़ा और मान लिया गया था कि अपभ्रंश साहित्य अब नहीं मिलेंगे, इसका अस्तित्व जो है लगभग समाप्त। जर्मन विद्वान हरमन याकोबी को क्या हुआ, याकोबी को अहमदाबाद से 2 ग्रंथों की जानकारी मिली, ठीक है, और उससे साहित्य जगत के सामने हरमन याकोबी ने लाया। वो 2 ग्रंथ कौन कौन थे? एक था नेमिनाथ चरित और दूसरा था भविष्यत कहा, ठीक है। ये दोनों अपभ्रंश में थे, नेमिनाथ चरित और भविष्यत कहा। इन दोनों ग्रंथों के खोज के बाद साहित्यकारों के बीच अपभ्रंश साहित्य के प्रति एक उत्साह का संचार हुआ और इसके बाद संदेश राशक सहित कई अपभ्रंश ग्रंथों की खोज जो है फटाफट होने लगे, ठीक है। बहुत सारे अपभ्रंश की खोज होने लगे। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया बाद में राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 2 अपभ्रंश के कवि थे, पुष्पदंत और स्वयंभू। पुष्पदंत और स्वयंभू के काव्यों को संकलित करवाया अच्छी तरह से। उनके जो भी आपके थे साक्ष्य अलग अलग स्थानों पर, तो उनको जो है अच्छी तरह से राहुल सांकृत्यायन ने जो है संकलित किया और इनके विचार पूरी तरह से मिलते थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी से कि अपभ्रंश जो है हिंदी साहित्य का पार्ट है, इससे बाहर नहीं किया जा सकता, ठीक है, अपभ्रंश साहित्य को। इसके बाद आए महान साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इन्होंने कहा कि अपभ्रंश साहित्य जो है हिंदी साहित्य, प्रवृत्ति हिंदी काव्यों के जो है समझने के लिए एक आधार है, एक स्रोत है, ठीक है। जिस ढंग से गंगोत्री के बिना गंगा नहीं है, उसी ढंग से अपभ्रंश साहित्यों के बिना हिंदी साहित्य नहीं है, ठीक है। ये इनका विचार था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और इन्होंने डिटेल में आप समझाया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन तथ्यों को कि अपभ्रंश किस तरह से जुड़ा हुआ है हिंदी साहित्य से। उनकी जो पुस्तक थी हिंदी साहित्य की भूमिका, जो पिछली बार मैंने बता चुका हूँ इनकी पुस्तकों के नाम, ठीक है, आगे और बार बार आते रहेंगे, याद हो जाएगा पूरी तरह से। हिंदी साहित्य की भूमिका में यह उन्होंने स्पष्ट किया कि अपभ्रंश जो है स्रोत है हिंदी साहित्य का, ठीक है। अगर बात करें कि अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश शब्दों का पहली बार प्रयोग कब शुरू हुआ, ऐसे तो 700 ईस्वी से इसका प्रभाव माना जाता है जो 1400 ईस्वी तक बना हुआ रहा, लेकिन पहला बार प्रयोग ऐसा नहीं कि 700 साढ़े 700 ईस्वी में हुआ था। ये आप इतिहास को याद कीजिए, एक पंतजलि थे जिन्होंने महाभाष्य लिखा था, ठीक है।
महाभाष्य में पहली बार जो है अपभ्रंश शब्दों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। किसमें मिलते हैं? पतंजलि के महाभाष्य में। इसके बाद भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी अपभ्रंश शब्दों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से जो है आपका अपभ्रंश साहित्य में जो बड़े बड़े विद्वान थे, ठीक है, जिनके नाम मैंने बताए, उनका जो है यह योगदान रहा कि ये हिंदी साहित्य का प्रारंभिक रूप अपभ्रंश साहित्य भी है। इससे जो है आप अलग नहीं हो सकते, ठीक है। और इसका प्रमाण जो हैं परिवर्ती काव्यों में भी मिलते हैं, जो अलग अलग प्रसिद्ध कवियों के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है, हिंदी के साहित्यकारों के द्वारा लिखे गए हैं। कैसे, उसको देखिए। कबीर, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, केशव चंद्र, रामचंद्रिका इनका पुस्तक है, बिहारी, रीतिकालीन कवि थे बिहारी, मतीराम और देव। बिहारी, मतीराम और देव जो थे रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है, रीतिकाल से इनका संबंध है। तो यहाँ पर आपको स्टडी करना है कि अपभ्रंश साहित्यों का प्रभाव इन पर कैसे पड़ा, ठीक है। क्योंकि अगर वो गंगोत्री है, स्रोत है, तो कहीं ना कहीं से तो प्रभाव पड़ा होगा, तब ना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा था। तो यहाँ पर जो है मीराबाई का मान लीजिए, तो मीराबाई का जो रचना पर जो प्रभाव दिखता है, ठीक है, वो विद्यापति के कीर्तिलता का पूरा प्रभाव दिखता है। कीर्तिलता किन्होंने लिखा था? विद्यापति ने, ठीक है। अब आइए तुलसीदास, स्वयंभू की रचना थी पौम चरित और एक जैन रामायण। दो रचनाएं थी स्वयंभू की, जैन रामायण और पयूम चरित, ठीक है। इन दोनों का जो है प्रभाव पूरी तरह से तुलसीदास के रामचरित मानस पर दिखता है, क्योंकि ये गुरुवाणी से शुरू होते थे। और भी बहुत सारी समानताएं हैं, उसके अंदर हम लोगों को नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन स्वयंभू के रचनाओं का प्रभाव जो है तुलसीदास के रामायण पर दिखता है। विद्यापति के कीर्तिलता का रचना का प्रभाव जो है आपका मीराबाई पर दिखता है, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गया। केशव चंद्र का रामचंद्रिका प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। ये इन्होंने खुद स्वीकार किया है इसी ग्रंथ में, ठीक है, कि इन पर जो प्रभाव दिखता है आपका जिनदत्त चरित। इन्होंने खुद कहा कि जिनदत्त चरित जो अपभ्रंश साहित्य है उससे उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिली, खास करके छंद लिखने के सेक्शन में। अब छंद अलंकार क्या है, ये तो बार बार आएगा। पूरे आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िएगा तो जगह जगह ये आता रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि रस, छंद, अलंकार वगैरह का क्लास यथाशीघ्र ले लूँ, ताकि आपका जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जिनसेन चरित्र जो है उससे, जिनदत्त चरित्र जो है उससे क्या हुआ कि उन्हें छंद के क्षेत्र में प्रेरणा मिली, ठीक है। ये भी हो गया। केशव चंद्र भी अपभ्रंश से प्रभावित है। अब आ जाइए सूरदास, बिहारी, मतीराम, देव, ठीक है। ये जो दोनों था गाथा सप्तशती से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? ये सारा बिहारी और सूरदास का, मतीराम देव सबका गाथा सप्तशती नामक अपभ्रंश ग्रंथ से प्रभावित था, ठीक है। इतना ही नहीं, जो प्रसिद्ध रचनाएं थीं आदिकाल की, ठीक है, और जो वीर गाथा काल नाम दिया गया था किसके द्वारा?
रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, वीरगाथा काल जो है नाम तो दिया गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, लेकिन अगर आता है कि पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसने किया था वीरगाथा काल का, तो होगा वो मिश्र बंधु। हालांकि उन्होंने आरंभिक काल कहा था आदिकाल को, लेकिन अगर वीरगाथा काल का शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया तो उसमें आपको क्या लिखना है, मिश्र बंधु। इसको एकदम अच्छी तरह से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पृथ्वीराज रासो कौन लिखे थे ये पृथ्वीराज रासो? चंद्रवर दाई। ठीक है, इस पर भी प्रभाव दिखता है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो सिर्फ वीर रस से नहीं परिपूर्ण है, बल्कि इसमें श्रृंगार रस के भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वीर रस भी है, श्रृंगार रस भी है। इस ढंग से, ठीक है, इस तरीके से जो संयोजन किया है वीर रस किया गया है, वीर रस और श्रृंगार रस का चंद्रवर दाई के द्वारा। ठीक है, इसे तो हिंदी साहित्य का पाठ माना है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, तो ये जो संयोजन है वीर रस और श्रृंगार रस का, ये कहाँ से प्रेरणा लिया? संदेश रासक से। और संदेश रासक क्या है? अपभ्रंश ग्रंथ है। एक और प्रेम कहानी है ढोला मारू रात दोहा। ढोला मारू रात दोहा और संदेश रासक, ठीक है, इन दोनों में जिस ढंग से प्रेम के बारे में विवरण किया गया है, श्रृंगार रस के बारे में विवरण किया है, साथ साथ में वीर रस के बारे में भी विवरण दिया गया है। ठीक है, उसी ढंग से जो है पृथ्वीराज रासो और कुछ अन्य ग्रंथों में जो है आपका विवरण मिलता है। ये भी जो है अपभ्रंश से प्रभावित है। ठीक है, केवल संदेश रासक और ढोला मारू रात दोहा ने इस ग्रंथ को नहीं बल्कि कई अन्य प्रमुख आदिकालीन ग्रंथों को भी प्रभावित किया है, जिसमें पद्मावत, मधुमालती, पद्मावत, मधुमालती, मृगावती जैसे प्रेम ग्रंथ भी शामिल हैं। मुख्य रूप से इसमें श्रृंगार रस के साथ साथ वीर रस का भी है। जानते हैं पद्मावत किसकी रचना है? ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी की है, और ये जो है मधुमालती मंझन की है, मृगावत जो है कुतवन की है। ठीक है, तो ये सारी रचनाओं पर किसका प्रभाव है? इन दोनों का प्रभाव है। ठीक है, इसमें जो आपका नायक है, नायिका है, उसके स्थितियों का वर्णन किया गया है, मिलन के लिए किस प्रकार से वो परेशान रहते हैं। ठीक है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, विरह का वर्णन किया गया है, और सबसे बड़ी बात जो है कि नायिका के विरह को जो है ऋतुओं से जोड़ा गया है, ऋतु वर्णन से जोड़ा गया है। ठीक है, नायिका द्वारा संदेश या नायक द्वारा जो संदेश एक दूसरे को भेजा जाता है, ठीक है, उसमें संदेश वाहक का भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हुए इन ग्रंथों में जो है विवरण किया गया है। ठीक है, जैसे एक ग्रंथ में आपका है सुख को, यानी कि तोता को जो है संदेश वाहक के रूप में दिखाया गया है। लगभग यही स्थितियां जो हैं पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, हर जगह जो है इससे प्रेरित होकर के किया गया है। फिर आप अपभ्रंश साहित्य को आप किस तरीके से जो है अलग कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि शुक्ल ने अलग किया, शुक्ल ने भी बहुत सारे अपभ्रंश साहित्यों को जो है शामिल किया है, जो मैं पिछले क्लास में 4 साहित्यों का नाम बताया भी था। ठीक है, जिसमें विशलदेव रासो वगैरह थे। ठीक है, हमीर रासो, विशलदेव रासो, कृतिलता, कृतिपता का 4 का मैंने बताया था ना। आज फिर से बताऊंगा 8 और, जिसमें अपभ्रंश साहित्य का हल्का फुल्का प्रभाव है। तो कुल 12 साहित्यों के आधार पर उन्होंने जो है वीरगाथा काल का नाम दिया था। ठीक है, तो ये आपका हुआ अपभ्रंश साहित्य का प्रभाव श्रृंगार और वीर रस पर किस तरीके से पड़ा, अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आइए कबीर की बात करते हैं जो छूटे हुए हैं। ठीक है,
कबीर के संदर्भ में विशेष रूप से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इनकी रचनाओं पर जो प्रभाव था पूर्व संतों का प्रभाव था, ठीक है। इनके लेखन में जो था आपका अल्हड़पन था, ठीक है, और मौलिकता थी, क्लियर। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ठीक है, उसको सुनिए अच्छी तरह से क्या कहते हैं कबीर के बारे में। वही दोहे, वही राग रागनियां, वही पद, वही चौपाइयाँ, चौपाइयाँ, वही दोहे, वही पद, वही राग रागनियाँ, वही चौपाइयाँ। क्यों ऐसा उन्होंने कहा था? इनकी रचनाओं को देखकर कहा था, कबीर की रचनाओं को, कि हर चीज़ तो वही है जो पूर्व के संतों में थे। किन संतों में थे? तो मुख्य रूप से इन्होंने कहा कि नाथ संतों में, ठीक है। नाथ क्या थे मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। नाथ संतों में जो था वही था कबीर में था, क्लियर। यानी कि हर चीज़ वही था, तो आप कैसे अलग कर सकते हैं, क्लियर। तो इस ढंग से जो है आपका अलग अलग रचनाओं पर किस ढंग से प्रभाव पड़ा आपने देखा अपभ्रंश का, क्लियर। केवल ये तो भाव पक्ष हुआ, ठीक है। शिल्प पक्ष पर भी बहुत सारा प्रभाव था। शिल्प पक्ष बहुत लोगों को कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन कंफ्यूज होने से नहीं चलेगा, उसको समझना होगा। क्योंकि शिल्प पक्ष और भाव पक्ष अगर नहीं समझिएगा तो आखिर जेपीएससी मुख्य परीक्षा का उत्तर कैसे लिखेंगे आप। जैसे सीजीएल में अगर शिल्प पक्ष से आपका आ जाता है क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शिल्प पक्ष में आखिर इसमें क्या क्या शामिल होता है उसको जान लीजिए। इसमें रस, छंद, अलंकार शामिल होता है। इन पक्षों के आधार पर विचार किया जाता है। मुहावरे, लोकोक्तियां शामिल होते हैं। पहेलियां, इसके अलावा जो शामिल होते हैं देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। शब्दों का प्रयोग हुआ है कि नहीं, कुछ अन्य, ठीक है। मुख्य रूप से इसको आपको ध्यान रखना है। रस, छंद, अलंकार में पढ़ा ही दूंगा, ठीक है। फिर कहीं समस्या नहीं आएगा आपको मुख्य परीक्षा के उत्तर भी लिखने में, ना ही ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में, क्लियर। तो ये सब जब होगा, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ, ठीक है, और जो आपका शब्द भंडार में देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, अगर आप इन सभी विचारों पर, इन सभी पक्षों पर विचार करते हुए किसी भी लेखन का विश्लेषण करते हैं, यानी कि कोई भी कहानी आपको दे दिया गया, उसमें आपने देखा कि इंग्लिश वर्ड बहुत यूज किया है उस कथाकार ने, कहानीकार ने, ठीक है, तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि इसमें विदेशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। केवल इतना लिखने से नहीं चलेगा, उस कहानी में कहाँ कहाँ पर प्रयोग हुआ और क्या क्या वर्ड प्रयोग हुआ है उसको भी लिखना होगा, ठीक है। मुहावरा अगर कुछ आया तो उसको उदाहरण देते हुए लिख दीजिए। कौन सा रस, अगर काव्य है विशेष रूप से काव्य में काम देगा, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन अलंकार है, उसके बारे में तुलसीदास या बिहारी के बारे में लिख रहे हैं तो बिहारी का तो श्रृंगार रस का भरा हुआ है, ठीक है। तो एक दो दोहा वगैरह का उदाहरण देते हुए आपको लिखना होगा। खैर इस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, क्लास करते जाइए, सब चीज़ समझते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं अब शिल्प पक्ष पर, कि शिल्प पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ा। अपभ्रंश साहित्यों का हिंदी साहित्य के शिल्प पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बहुत ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पर, लेकिन इतना जान लीजिए कि मुहावरे
और लोकोक्तियाँ का प्रयोग जो है अपभ्रंश साहित्यों में भी होता था। इसके अलावा अगर छंद और अलंकार को देखा जाए तो इसका भी प्रभाव जो है आपका पड़ा है छंद के रूप में। क्लियर? यहाँ पर जो सोरठा, दोहा, रिल, उल्लाला का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में अपभ्रंश साहित्यों में हुआ है। अब सोरठा, दोहा, रिल, उल्लाला क्या है नहीं है, जब छंद पढ़ाऊंगा उस समय अच्छी तरह से समझ जाइएगा। कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, बस कुछ काव्य, दोहे इत्यादि याद रखने का प्रयास हमेशा आपको करना है। अगर उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, तो उसके कुछ वाक्यांश पर आपको नियंत्रण रखना है, कंठस्थ रखना है। ठीक है? उससे आप नहीं बच सकते अगर हिंदी साहित्य के आप स्टूडेंट हैं। ठीक है? ऊपर से नहीं पढ़ सकते, आपको कभी मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा, ना ही ऑब्जेक्टिव सोल्व कर पाइएगा, यूजीसी नेट हो या जेएसएससी सीजीएल हो जहाँ ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है? अलंकार में देखिए जो इस काल में प्रयोग हुए मुख्य रूप से, उसमें उपमा, श्रृंगार रस के लिए उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। अलंकार तो ऐसे बहुत सारा होता है। ठीक है? अतिशयोक्ति वीर रस के लिए, राजा को बढ़ा चढ़ा करके उसके गुणगान करना। ठीक है? उसके कृति को गाना। क्लियर? तो ये सारा चीज़ जो है आपका मिलता है अलंकार में। तो ये भी अपभ्रंश साहित्य में मिलता था, जो कि बाद में जारी रहा। ठीक है? हिंदी साहित्य में भी क्या रहा? जारी रहा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग आदिकाल के समय पृष्ठभूमि। ठीक है? ऐसी क्या पृष्ठभूमि थी कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहने को मजबूर हो गए? ठीक है? शुक्ल। तो पृष्ठभूमि वहाँ पर जानना जो है बहुत जरूरी है। तो पृष्ठभूमि में हम लोग जानेंगे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। धार्मिक में सांस्कृतिक को डाल दिया जाता है, बेहतर होगा। साहित्यिक, इसको लास्ट में हम लोग समझेंगे, पहले राजनीतिक को समझ लीजिए। ठीक है? राजनीतिक में आपको इतना ही समझना है कि उस समय जो है राजनीतिक रूप से भारत में जो है अनेकता था। हर्षवर्धन के साम्राज्य तक उत्तर भारत जो है एकीकृत रहा था। ठीक है? आपका कश्मीर से लेकर के, यानी कि कश्मीर राजस्थान से लेकर के आपका बंगाल तक एकीकृत था पूरा भारत आपका। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये स्थितियां नहीं रहीं और बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली, क्योंकि खंड विखंड हो चुका था राजपूत काल में। एक और आपका चंदेल थे, परमार थे। ठीक है? मालवा में। उधर आपका राजस्थान में मेवाड़, मरवाड़, ठीक है, राजपूत लोगों का शासन था। उधर आपका जयचंद थे, चौहान थे। ठीक है? पृथ्वीराज चौहान थे। तो बहुत सारे चौहान हो, गढ़वाल हो। उधर बंगाल में पाल सेन वगैरह बाद में सेन आए थे। ठीक है? तो पूरा भारत जो है राजनीतिक रूप से अव्यवस्थित था। पहला ये समस्या था। दूसरा, जो चूंकि अनेकता था, जिसके कारण जो है बाह्य आक्रमण को संभालने में, उसको जो है उसके विरुद्ध संघर्ष करने में वे लोग असफल रहे। यही कारण था कि 10वीं सदी में जो आपका अटैक हुआ मोहम्मद गजनवी का, और 12वीं सदी में शुरू में ही अटैक आपका हुआ मोहम्मद गौरी का। इन दोनों आक्रमणों में क्या हुआ कि भारत जो है बुरी तरह से पराजित रहा और यहाँ पर मुस्लिमों का शासन स्थापित हुआ, उत्तरी भारत में खास करके शुरू में, बाद में फिर दक्षिण भारत में भी। तो इस ढंग से जो है राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ था। इस दौरान साहित्य की कैसी रचना होती होगी, सिंपल सा है, आप जोड़ सकते हैं। ठीक है? तो चूंकि युद्ध का माहौल था
तो युद्ध से संबंधित साहित्यों की ही रचना हुई, और राजा जो थे वो भोग विलास में भी व्यस्त रहते थे, इसीलिए श्रृंगार प्रमुख रचनाएं भी हुई। ठीक है, यही आपको समझना है राजनीतिक में। धार्मिक, देखिए धार्मिक और सांस्कृतिक में आपको जो पढ़ना है, इस समय कई तरह के धर्मों की उत्पत्ति हो चुकी थी। एक तो नया धर्म का आगमन हुआ था, इस्लाम धर्म का। अब भारत में भी कई धर्म थे इस समय। धार्मिक पक्ष में अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो हिंदू, जैन, बौद्ध भारत में इस समय थे। एक नया धर्म जो आया था वो इस्लाम। ठीक है, इस्लाम जो जैन था, इसमें बहुत ज़्यादा विकृति नहीं आया था जैनों में। ठीक है, यह अहिंसावादी जो था बना रहा। पश्चिम भारत और कर्नाटक में इसका जो है महत्व बना रहा, और हिंदू में विकृतता आई थी, और यहाँ नाथपंथी का प्रभाव था। और कुछ जैसे आपका कपालिक, पाशुपत, ये सब उग्र शैव संप्रदाय माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से नाथपंथी। ठीक है, जैसे गोरखपुर में अभी भी है। ठीक है, गोरखनाथ का मंदिर है। ठीक है, नाथपंथी ही हैं। आदित्यनाथ योगी जो आपका मुख्यमंत्री हैं यूपी के, तो नाथ पंथ का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और बौद्ध में वज्रयान का प्रभाव हो गया था। धर्म के सेक्शन में ये हुआ। वज्रयानी जो होते थे वे जादू टोना पर विश्वास करते थे। ठीक है, मांस मदिरा का सेवन सभी सही था उनके लिए, स्त्री संसर्ग। ठीक है, हर चीज जो था इनके लिए सही था, यानी कि बौद्ध धर्म का जो है पतन हो चुका था। आनंद ने जब रिक्वेस्ट किया था बुद्ध भगवान से कि स्त्रियों को भी जो है बौद्ध संघ में प्रवेश दिया जाए, तो उन्होंने कहा था कि अगर स्त्रियां प्रवेश नहीं होती हैं तो हजारों साल जो है बौद्ध संघ चलेगा, और अगर प्रवेश होती हैं तो इनका अस्तित्व जो है जल्द समाप्त हो जाएगा। तो स्त्रियों को तो प्रवेश शुरू में ही दे दिया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है पूरी तरह से विकृत रूप सामने आ चुका था। नाथपंथियों का प्रभाव इस पर भी दिखने लगा था। ठीक है, जो उग्र शैवपंथी थे लगभग उसी टाइप के थे वज्रयानी। ठीक है, तो एक तरह समझ सकते हैं कि धर्म का जो है विकृत रूप आ चुका था, और इस्लाम से जो है एक सूफी सेक्शन निकला। तो सूफी साहित्य की भी रचना भविष्य में हुई, हालांकि इस काल में बहुत ज़्यादा इसका महत्व नहीं था। ठीक है, ये आपका आएगा भक्ति काल में, सूफी भक्ति। ठीक है, लेकिन यहाँ से उत्पत्ति हुआ इस्लाम से ही उसका। क्लियर? तो ये था आपका धार्मिक सिचुएशन। आप समझ ही सकते हैं बौद्ध और हिंदू धर्म का नाथपंथी और वज्रयान ये प्रभावी हो चुका था। वज्रयानियों के द्वारा जो आपका साहित्यों की रचना किया गया, वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा जाता था, इन्हीं से निकला सिद्ध साहित्य। और नाथपंथियों के द्वारा जो रचना किया गया वो निकला नाथ साहित्य। क्लियर? नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य, सिद्ध में कन्फ्यूजन नहीं करना है, वज्रयानियों का है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और जैन के द्वारा क्या निकला? जैन साहित्य। ठीक है, तो जैन साहित्य हो या सिद्ध साहित्य हो, ठीक है, ये सब जो था अपभ्रंश भाषा में शुरुआती दौर में था। ठीक है, और कुछ जो थे प्राकृत भाषा में भी थे। ये था आपका धर्म की स्थिति। अब आइए सामाजिक। देखिए सामाजिक में क्या होगा, चूंकि राजनीतिक अव्यवस्था थी और धर्म का भी सहारा नहीं था, क्योंकि धर्म का जो है विकृत रूप जो है सामने आ चुका था। तो समाज को जो है डायरेक्शन देने वाला, निर्देशित करने वाला कोई नहीं रह गया था। और शिक्षा वगैरह तो था ही, स्त्रियों को महत्व नहीं दिया जाता था, शूद्रों को महत्व नहीं दिया जाता था। शूद्रों को महत्व नहीं देने के कारण कई शूद्र जो थे वे सिद्ध बन गए थे, यानी कि वज्रयानी बन गए थे। ठीक है, नाथपंथियों के द्वारा भी उन्हें बाद में महत्व दिया गया, क्योंकि नाथपंथी जो थे वो बाह्य आडंबर को, हिंदू धर्म में जो बाह्य आडंबर था उसको स्वीकार नहीं करते थे। हालांकि बहुत सारी बुराइयां थीं, लेकिन एक चीज़ था, ये कर्मकांड बाह्य आडंबर में विश्वास नहीं करते थे। तो समाज जो है अव्यवस्थित हो चुका था, चाहे युद्ध हो, महामारी हो, दुर्भिक्ष हो या कोई अन्य संकट हो,
उससे मुकाबला करने की जगह इन लोग पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। मंदिर टूट चुके थे, मुस्लिमों के आक्रमण के बाद बहुत सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था, ठीक है, जिसके कारण उनके उपासना स्थल भी नहीं थे, तो इस सगुण से निर्गुण की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे, ठीक है, जो बाद में निर्गुण भक्ति के रूप में विकसित होता है मध्यकाल में। क्लियर। तो ये सारी जो है परिस्थितियाँ थीं, इन्हीं परिस्थितियों में साहित्य की रचना शुरू हुई, ठीक है। तो अगर साहित्य की रचना इस काल की अगर देखी जाए, आदिकाल की, तो यही कारण है कि आपका वीर रस और श्रृंगार रस का महत्व मिलता है, ठीक है। वीर रस की रचना करने वाले जो राजाओं के अधीन रहते थे, राजाओं की कीर्ति को गाते थे, राजाओं के विजय के बारे में लिखते थे और शत्रु कन्या हरण को महिमा मंडित करते थे, ठीक है, यानी कि शत्रुओं की कन्याओं का जो अपहरण करके लाया जाता था उसको महिमा मंडित करते थे। युद्ध के दौरान जो योद्धाओं को जो है एक तरह से समझिए कि प्रोत्साहित करते थे, युद्ध उन्माद को भड़काते थे, ये सारे थे चारण कवि। इनको क्या कहा गया? चारण या भाट कवि। यही कारण है कि राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल भी का भी संज्ञा दिया गया है, ठीक है, संज्ञा दिया है। ग्रेसन भी चारण काल का संज्ञा देते हैं आदिकाल को। तो वीर रस के साथ श्रृंगार रस क्यों जुड़ा? क्योंकि इस समय के युद्ध जो थे माना जाता है कि अधिकांश महिलाओं के लिए होते थे, दूसरे शब्दों में रमणियों के लिए होते थे। तो एक तरह से स्त्रियों के लिए जब युद्ध होता था और राजाओं को प्रसन्न रखने के लिए स्त्रियों का विवरण दिया जाता था, प्रेम विरह इत्यादि का विवरण दिया जाता था। एक तो युद्ध काल हुआ, एक थोड़ा बहुत कभी कभार शांति काल होता था, तो वहाँ श्रृंगार रस की रचना होती थी। लोक विषयों से कोई मतलब नहीं था, सुख दुख उनकी समस्याओं से, ठीक है। तो इस ढंग का जो है रचना इस समय आपका हुआ। अब आइए आदिकाल का नामकरण। नामकरण के विषय में मैं पहले ही बात कर चुका हूं, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ जानकारी केवल दे दूंगा कि वीरगाथा काल शब्द का पहले कौन प्रयोग किया? मिश्र बंधु। लेकिन आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। उसके अलावा चारण काल किसने कहा? राम कुमार शुक्ल और आपका ग्रेसन, ठीक है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल संकृत्यायन। किसने कहा है? राहुल संकृत्यायन। क्लियर। और इसके अलावा अलग अलग जो नाम दिए गए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा पिछले वीडियो क्लास में। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आखिर कौन से ऐसे आधार थे जिस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इस काल को जो है वीरगाथा काल कहा गया, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो इसके लिए उन्होंने 12 ग्रंथों को आधार बनाया था, ठीक है। इस पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि पिछली बार हो चुका है। 12 ग्रंथों को आधार बनाया था। बारह ग्रंथ में कौन कौन शामिल थे? एक तो अपभ्रंश काव्य था जिसमें बहुत ज्यादा अपभ्रंश का प्रयोग किया गया था। विसल देवरासो, हमीर देवरासो, कीर्तिलता कीर्तिपताका। ये जो आपका लिखा था नल सिंह के द्वारा लिखा गया था, और ये जो लिखा गया था सारंगधर के द्वारा। और कीर्तिलता कीर्तिपताका किन्होंने लिखा था? विद्यापति ने। इसके अलावा जो 8 अन्य ग्रंथ थे जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव था, ठीक है,
बहुत ज़्यादा अपभ्रंश वर्णों का यूज नहीं हुआ था, लेकिन प्रभाव था। उससे आपके 8 ग्रंथों को उन्होंने जो है शामिल किया था। पृथ्वीराज विजय कौन लिखा था? रासो। चंद्रवरदायी, विसल देव रासो, ये जो लिखने वाले थे। नरपति, खुमाण रासो, दलपति, परिमल रासो, जैनिक। क्लियर? और 4 है, ठीक है। परिमल रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वी रासो, इस सब का याद कीजिएगा। इन 12 ग्रंथों के आधार पर ही इन्होंने वीरगाथा काल का नाम दिया है। जय, मयंक, जस चंद्रिका, ये किन्होंने लिखा था? भट्ट केदार। मधुकर भी बोलते थे भट्ट केदार को। जयचंद, जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश भी लिखने वाले थे भट्ट केदार। खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो। और लास्ट जो है 8वां नंबर, विद्यापति पदावली। विद्यापति लिखेंगे। तो इस ढंग से जो है 12 ग्रंथ थे, जिसके आधार पर जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल का नाम दिया है, क्योंकि उन्होंने सारे ग्रंथों को नहीं लिया था। वो लोक प्रसिद्धि को भी महत्व देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि लोक प्रसिद्धि जो है लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि होती है। तो इसमें से 3 ग्रंथों को इन्होंने माना। इन 12 ग्रंथों में से जो 3 ग्रंथ थे, लास्ट वाले 2, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली, और एक जो है आपका शुरू में बताया विशलदेव रासो नरपति नाल्ह का, ठीक है। ये 3 को छोड़ करके बाकी जो पहले वाले 4 और इधर वाले रेस्ट, ठीक है, 5, यानी कि 9 ग्रंथ जो थे वे वीर रस से संबंधित थे, वीरता से संबंधित थे, इसलिए उन्होंने नाम दे दिया वीरगाथा काल। क्लियर? तो इतना आपको समझना है नामकरण में। बाकी के लिए पिछले वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए कि आदिकाल का अलग अलग जो आपके विद्वानों के द्वारा जो है क्या नाम दिया गया था। अब आइए हम लोग बात करते हैं आदिकाल की प्रवृत्ति। आदिकाल की प्रवृत्ति। देखिए, आदिकाल के बारे में बहुत कुछ अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब इसकी प्रवृत्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो प्रवृत्ति में पहला जो आपका आएगा, इस काल के जितने भी साहित्य रचे गए उसमें से अधिकांश जो थे संदिग्ध थे। क्लियर? संदिग्ध रचनाएं। इसका अर्थ ये है कि वर्तमान में जो है इसके उचित साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि वे प्रमाणिक हैं या नहीं, अस्तित्व में थे या नहीं उस समय, ठीक है। तीसरा जो है आपका कि वो परिवर्तित तो नहीं है, यानी कि उस समय लिखे तो नहीं गए थे या फिर बाद में लिखे गए हैं और इससे मान लिया गया है कि उस समय लिखे गए हैं। तो इसमें जो है पृथ्वीराज रासो को जो है अप्रमाणिक माना जाता है। खुमान रासो को माना जाता है कि 18वीं सदी में लिखा गया, ठीक है। उसी तरह से जयचंद
प्रकाश को जो माना जाता है उसका अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी उस काल में जिस आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने, उसमें से अधिकांश अप्रमाणिक अस्तित्वहीन या प्रवृत्ति काल के सिद्ध हो चुके हैं। ऐसे भी कई साक्ष्य मिले हैं कि जो भी साहित्य उस समय रचे गए उसमें कई तरह का संशोधन और परिवर्धन माने बढ़ाना, ठीक है, संशोधन परिवर्धन जो है 17वीं 18वीं शताब्दी तक चलता रहा। तो उसका मूल स्वरूप क्या था, वो उस राजा के बारे में, जिस राजा के नाम से वे ग्रंथ लिखे गए हैं, उस राजा के टाइम में थे या नहीं थे, बहुत सारा जो है कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। अगला ये ऐतिहासिकता का अभाव। जेपीएससी के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, आदिकाल की प्रवृत्ति। ऐतिहासिकता का अभाव को इस रूप में आपको समझना है कि जिसके बारे में लिखा गया, चाहे विजयपाल के बारे में लिखा गया, विसल देव के, हमीर देव के या पृथ्वीराज के बारे में, निश्चित रूप से ये सारे के सारे जो थे ऐतिहासिक नायक थे, ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे, ठीक है। लेकिन जो लिखा गया उस पुस्तक के अंदर, उसमें कई तरह की गड़बड़ियाँ थी। इसका एग्जाम्पल आप पृथ्वीराज रासो के रूप में दे सकते हैं। इसमें जो है पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का विजय कई ऐसे राजाओं पर भी दिखा दिया गया जो कई सदियों के बाद के थे, कई 100 सालों के बाद के राजा थे पृथ्वीराज चौहान से या उनसे पूर्व के थे, ठीक है। तो ये सब जो है गड़बड़ी है, तिथियां गलत हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, ठीक है। युद्ध का सुंदर विवरण। वीरगाथा काल कहा ही है रामचंद्र शुक्ल ने, तो यहाँ तो युद्ध का अच्छा विवरण होगा ही, ठीक है। तो युद्ध का विवरण करने वाले, वीर रस में लिखने वाले कौन कवि क्या कहलाते थे, भाट या चारण, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, भाट या चारण जो होते थे, है ना, वो केवल मसीजीवी नहीं होते थे, 80 जीवी भी होते थे, ठीक है। ये वर्ड को यूज कीजिएगा, मार्क्स अच्छा मिलेगा। सिर्फ मसीजीवी नहीं बल्कि 80 जीवी। मसी का अर्थ होता है स्याही, ठीक है, यानी कि सिर्फ लिखने वाले कवि नहीं थे, जीवन जीवी माने जीवन केवल लिख करके जीवन यापन नहीं करते थे, बल्कि 80 जीवी भी थे। 80 मीन्स तलवार, जरूरत पड़ने पर वे युद्ध मैदान में युद्ध भी कर सकते थे। इसीलिए कहा गया है चारण या भाट कवि जो थे सिर्फ मसी जीवी नहीं थे बल्कि 80 जीवी भी थे। क्लियर। इसके अलावा इन्होंने जो युद्ध का विवरण दिया है वो बहुत ही सजीव है, ठीक है, सजीवता से और ओजस्विता से भरपूर है उनके युद्ध का विवरण। ये युद्धोन्माद को भड़काने वाले कविताओं की काव्यों की रचना करते थे। सिर्फ वहीं तक नहीं, ये गायन में भी बहुत ज़्यादा जो थे आपका कुशल थे। जब युद्ध चलता रहता था, युद्ध के पूर्व, यहाँ तक कि युद्ध मैदान में भी वो खड़े होकर के तेज आवाज़ में, ठीक है, अब तेज आवाज़ में जो है आपके जो आपका ढोल नगाड़ा के साथ एकदम तेज आवाज़ में गायन करते थे, ठीक है। इससे जोश आता था वहाँ के वीरों में, क्षत्रियों में, ठीक है। जो युद्ध करने वाले क्षत्रिय होते थे उनमें जोश आता था, वो गायन करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर मैंने बताया ही, ठीक है, कि वो उतर भी पड़ते थे युद्ध मैदान में भी, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने शत्रु कन्याओं से हरण से संबंधित भी काव्यों की रचना की। और इसके प्रेरणा स्रोत वे कहाँ से मानते थे, रुक्मिणी हरण, उषा हरण, जो भारतीय धार्मिक ग्रंथों में पहले से वर्णित हैं, ठीक है। इसलिए एक तरह से बोल सकते हैं इन्हें कुछ गलत नहीं लगता था। और राजा को, जिस राजा के अधीन हुए हैं, उन्हें खुश रखना अपने स्वामिन सुखाय की नीति पर ही वे चलते थे। क्लियर। तो ये आपका हुआ कि किस ढंग की जो है यहाँ पर युद्ध, किस तरीके से युद्ध का जो है वे विवरण दिया करते थे। प्रवृत्ति को और हम लोग बढ़ते हैं। ये है आपका 4, संकुचित राष्ट्रीयता। लोक जीवन से
असंबद्धता। संकुचित राष्ट्रीयता का क्या अर्थ था कि जो भी उस समय, चाहे मेवाड़ मरवाड़ हो या आपका इधर मालवा का परमार हो, एक दूसरे को से किसी को कोई विशेष मतलब नहीं था, आपस में युद्ध करते रहते थे और किसका उत्थान हो रहा है किसका पतन हो रहा है इससे दूसरे राज्य को हर्ष या विषाद, किसी प्रकार का ग्लानि का या खुशी का महसूस नहीं होता। खुश भले ही हो जाते थे लेकिन दुख तो नहीं होता था, क्योंकि सारे लोग जो है अपने आप को अलग अलग राष्ट्र समझते थे। क्लियर? सारे लोग जिस एक देश, एक भारत की संकल्पना जो है उनमें नहीं थी, तो रचनाएं भी उसी तरीके से होती थीं। दूसरा जो इस काल की रचनाओं में प्रॉब्लम्स था, ठीक है, कि लोक समस्याओं से पूरी तरह से विमुख थे। किस तरीके से वे जी रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके सुख दुख क्या हैं, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं था। उनकी रचना का जो विषय होता था युद्ध और राज दरबार तक ही सीमित था। क्लियर? अब आइए आगे। श्रृंगार रस, वीर रस और प्रकृति विवरण। श्रृंगार रस, वीर रस और प्रकृति विवरण, ठीक है, ये पिंगल शैली में होता था। वीर रस डिंगल शैली में। इस काल में मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीर रस के साथ श्रृंगार रस की भी रचनाएं होती थीं, ठीक है, क्योंकि राजाओं के साथ भोग विलास भी जुड़ा हुआ था, स्त्रियां जुड़ी हुई थी, ठीक है। युद्ध और भोग विलास दो ही चीज़ में वो ज़्यादा व्यस्त रहते थे। जन कल्याण पर थोड़ा सा कम ध्यान देते थे, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं देते थे, ठीक है। तो रचनाएं भी उसी तरीके से हुई और कवियों का काम ही था अपने स्वामियों को खुश रखना, ठीक है। और युद्ध के का इतना अधिक महत्व था, ठीक है, वीर रस में, कि कहा जाता था 18 वर्ष छत्री जीवें, आगे जीवन को धिक्कार। कि क्षत्रिय अगर हो तो 18 वर्ष ही जिंदा रहोगे, ठीक है, यानी कि किसी युद्ध में जाकर के मर जाना है, और अन्यथा इससे ज़्यादा जीते हो तो ये जीवन जो है तुम्हारा धिक्कार है, ठीक है। तो इस तरीके से युद्ध उन्माद को काव्यों के द्वारा भड़काया गया, ठीक है। इसके साथ ही जो आपका श्रृंगार रस की अगर बात करें तो पहले ही मैं बात कर चुका हूँ, विरह संयोग वगैरह का तो विवरण किया ही गया। इसमें जो एक प्रमुख तत्व था नायिका का विवरण देना, उनका सौंदर्य का विवरण देना, उनके विरह का विवरण देना। विरह को तो ऋतु वर्णन से जोड़ा गया, ठीक है। सौंदर्य का जो विवरण था, आपका तरीका था जो रीतिकाल तक चला, नख सिख विवरण, ठीक है, यानी कि सर से लेकर के पांव तक, ठीक है, उनके सौंदर्य का विवरण दिया जाता था काव्यों में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इसमें भोग विलास की ज़्यादा भावना थी, ठीक है। इसमें जो है आपका सौंदर्य का निरपेक्ष रूप से विवरण नहीं दिया जा सका इस काल में, आदि काल में, ठीक है, जो कि बाद में छायावादी काल में या रीति काल में देखने को मिलता है, खास करके छायावादी काल में, ठीक है। यही हाल आपका प्रकृति का विवरण का रहा। प्रकृति को भी प्रेम से ही जोड़ा गया, ठीक है, वासना से जोड़ा गया, विलास से जोड़ा गया, ठीक है, कि किस ढंग से प्रकृति का सौंदर्य जो है नायक और नायिका को समीप लाता है। इससे आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन छायावाद काल में आप जाते हैं तो प्रकृति का जो है निरपेक्ष रूप से उसके प्रकृति के सौंदर्य का विवरण किया गया है, ठीक है। महादेवी वर्मा हो, पंत हो, निराला हो, ठीक है, जब हम लोग छायावाद पहुँचेंगे तो उससे समझेंगे कितना सुंदर उन्होंने विवरण दिया है प्रकृति का हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप जानेंगे, या नारी का, ठीक है।
तो वहाँ पर ये सब कमी था, हर चीज़ भोग विलास को केंद्र बिंदु करते हुए, ठीक है, उसी ढंग से विवरण दिया जाता था, यही प्रॉब्लम था। अब आगे आइए प्रवृत्ति में। काव्य के दो रूप इस समय विकसित हुए। इससे पहले थोड़ा सा पिछला बार में जो छूट गया था, डिंगल पिंगल लगता है छूट गया था, उसको समझा देता हूँ। डिंगल जो है राजस्थानी भाषा का एक शैली है, राजस्थानी भाषा में लिखा जाता है। काव्य लिखने का ये सब शैली है, कोई भाषा नहीं है, ठीक है। अब पिंगल जो है ब्रज भाषा में लिखा जाता है। डिंगल में जो है मुख्य रूप से वीर रस की काव्यों की रचना की जाती है, और पिंगल में जो है प्रेम यानी कि श्रृंगार रस की काव्यों की रचना की जाती है। ब्रज भाषा को सॉफ्ट माना जाता है, राजस्थानी भाषा को थोड़ा सा कड़ा माना जाता है, ठीक है। सिर्फ ब्रज भाषा ही नहीं, यहाँ पर अरबी फारसी का भी मिक्सिंग था, तद्भव और तत्सम शब्दों का भी मिक्सिंग था। क्लियर। अब आइए काव्य के दो रूप। काव्य के दो रूप जो थे आपके, प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य का अगर उदाहरण आप देखें तो पृथ्वीराज रासो, और इसका उदाहरण देखिए तो विसल देव रासो। अब कंफ्यूज आप हो रहे होंगे, प्रबंध मुक्तक ये सब शैली में आप ये सब इनपुट कर सकते हैं शिल्प पक्ष में, ठीक है, इसको भी इनपुट कर लीजिएगा। शिल्प पक्ष में ये सब भी लिखाता है। तो काव्य के जो दो रूप होते हैं, एक स्रोत, एक दृश्य। क्लियर। स्रोत में जो आपका होता है प्रबंध काव्य, दूसरा होता है मुक्तक काव्य। इसमें नाटक वगैरह आते हैं, दृश्य। क्लियर। प्रबंध का फिर दो पार्ट होता है, खंड काव्य, महाकाव्य। खंड काव्य और महाकाव्य पुनः जो है प्रबंध का दो रूप होता है। तो इसका अर्थ होता है स्रोत में आ गया जो सुना जाता है मुख्य रूप से, कविता हो गया, काव्य हो गया, ठीक है। तो इसमें जो आपका आता है पृथ्वीराज रासो, प्रबंध काव्य में कंप्लीट किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में विवरण दिया जाता है, ठीक है। उसमें कहानी इधर उधर नहीं जाता, किसी भी महान हस्ती के बारे में उसी के बारे में लिखा जाता है, वो हुआ प्रबंध काव्य। इसमें बहुत सारे इधर उधर कहानी जो है आपका हो सकते हैं इधर उधर, ठीक है, जैसे इसमें रामचरितमानस आएगा। अब जो आपका प्रबंध काव्य में दो प्रकार है, खंड काव्य और महाकाव्य, ठीक है। महाकाव्य जो हुआ एक व्यक्ति के जन्म से पूर्व से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक पूरा कहानी जो है एकदम क्रम रूप में चलता है, ठीक है, वो हुआ महाकाव्य, ठीक है। खंड काव्य किसी भी व्यक्ति के, महान हस्ती के जीवन के किसी एक विशेष पक्ष का, क्लियर, एक ही व्यक्ति का रहेगा लेकिन जीवन के एक विशेष पक्ष का विशेष रूप से विवरण दिया जाता है, क्लियर, बाकी पक्षों का नहीं। तो इस ढंग से आप समझ गए होंगे प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, तो दोनों काव्यों की रचना जो है इस काल में की गई, आदि काल में। आगे देखते हैं। रासो काव्य। ये रासक शब्द से निकला है। इसका अर्थ कई लोग रहस्य बोलते हैं, कई विद्वान इसका बोलते हैं छंद। इसी छंद के आधार पर रासक छंद भी एक होता है, उसी छंद के आधार पर संदेश रासक ग्रंथ की रचना हुई है। बाद में बहुत सारे रासो ग्रंथ आए, ठीक है। तो इस काल की विशेषता थी रासक ग्रंथों की रचना। रासक के बारे में हम लोग डिटेल जो है और आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
एक पूरा चैप्टर ही है, क्लियर। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, टेंशन आप लोग नहीं लीजिए। तो इसमें पृथ्वीराज रासो देखते हैं, विशल देव रासो, बहुत सारा रासो ग्रंथ का जो है रचना इस काल में हुआ। अब आइए छंद अलंकार। शिल्प पक्ष हुआ ये भी, ठीक है। प्रबंध, मुक्तक, छंद, अलंकार, ये सब क्या चीज में आएगा? शिल्प पक्ष में आएगा। तो छंद और अलंकार जो है इस काल में, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कहाँ से प्रेरणा मिली थी, तो भ्रंश साहित्यों में प्रयोग होता था। यहाँ जो छंद का प्रयोग हुआ, दोहा, उल्लाला, सट्टक, तोटक, कुंडलिया, सोरठा और बहुत सारे छंदों का प्रयोग हुआ, ठीक है। छंद में बहुत जल्द ही क्लास लेने का कोशिश करूंगा, छंद अलंकार, ताकि ये सब कन्फ्यूजन आपको नहीं रहे। तो यहाँ पर जो आपका प्रयोग हुआ, और छंदों का परिवर्तन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी कविता काव्य जो है सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। बस इतना जान लीजिए, छंद बहुत जरूरी है, ठीक है, कि सही ढंग से प्रयोग किया जाए। और विशेष रूप से चारण और भाट कवियों का जब काव्य चलता था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में जब प्रसंग परिवर्तन होता था, तो प्रसंग के अनुसार छंद भी परिवर्तन होते थे। और जब छंद परिवर्तन होते थे, तो श्रोता के हृदय में एक कंपन से उत्पन्न होती थी, श्रोता के हृदय में एक सिहरन से उत्पन्न होती थी। खुद ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यानी कि छंदों का प्रयोग वे बहुत अच्छी तरह से करते थे। तो इस काल में छंदों का प्रयोग प्रभावी तरीके से हुआ। और अलंकार में आते हैं हम लोग। उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, रूपक, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति तो भरा हुआ था वीर रस में। जो है बुराइयां उसको साइड कर देता है अतिशयोक्ति, और जो बुराइयां नहीं हैं, जो अच्छाइयां नहीं भी हैं, उनको जो है शामिल कर देता है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। जब इतना समझ लीजिए कि जब महिला एक सामान्य रूप में रहती हैं, ठीक है, और दूसरा श्रृंगार के रूप में रहती हैं, ठीक है, तो दोनों में उनके रूप में जो है परिवर्तन आ जाता है। उसी ढंग से जब भी किसी काव्य में अलंकार नहीं होता है, तो उसका रूप कुछ और अलग होता है, ठीक है। लेकिन जब अलंकार आ जाता है इसमें, तो इसका रूप जो है बदल जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अलंकार के माध्यम से किसी भी काव्य में सबलता उत्पन्न होती है, चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है। आपको सुनने में जो है अच्छा लगने लगता है। जब छंद अलंकार का बहुत ज़बरदस्त मिश्रण हो, तो एक अच्छा रस क्रिएट होता है, ठीक है। फिर कविता सुनने में आपको काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पर छंद अलंकार का प्रभावी ढंग से वीर रस और श्रृंगार रस की कविताओं में किया गया था, क्लियर। ये सब प्रमुखता थे, ठीक है। ये सब प्रवृत्तियाँ थीं आदिकाल की। ऐसा नहीं कि बाकी प्रवृत्तियाँ नहीं थी, कि भक्ति रचनाएं नहीं होती थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रवृत्ति जो था आपका, ये मुख्य रूप से था, क्लियर। अब इस ढंग से जो है आपका ये क्लास जो है समाप्त होता है। आशा है आप लोग आदिकाल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसके बाद भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्लियर। हिंदी साहित्य अब आपके लिए समस्या नहीं रहेगी, ना जेपीएससी के लिए, ना जेएसएससी सीजीएल के लिए। पहले जेएसएससी सीजीएल को मैं फिनिश कराऊंगा, उसके बाद जो बचा हुआ रहेगा सेक्शन, चाहे कहीं कहानी में या नाटक में एक आध ठो एक्स्ट्रा है, कहानी में 2, 4, 5 एक्स्ट्रा है, उसको फिर मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए। कोई भी कन्फ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको सॉल्व दिया जाएगा। और जिस चैनल पर नए हैं तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर पर्याप्त मात्रा में आपको सामग्रियां मिलने वाली हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और चैनल से जुड़े रहिए, जुड़ गए हैं तो, ठीक है। और चैनल के विकास में अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका ही है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।